ओके स्टूडेंट, सो फिर से आपका गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कल से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना चुके हैं और उनको यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके 4 से 5 लेक्चर बनाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल को 5 लेक्चर्स में हम आपको फिनिश करके देंगे इसको। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं और ये आज का 3rd लेक्चर होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का पार्ट 3 होगा। ठीक है, वो कल से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से उठाएंगे और बिल्कुल सटीक और कारगर तरीके से 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ओके, तो आज 3rd लेक्चर होगा। तो अब देखते हैं आगे को, मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या था। कल हमारा अप्रोच ऑफ सिनॉप्सिस बना हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें से हमने सत्ता का स्रोत जनता को पढ़ लिया था। याद करो, रूसो वाला। ठीक है, रूसो लोक प्रभु। ठीक है, और सत्ता का स्वरूप में हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कर दिया था। और फिर इसके बाद आया था समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो हमने इसके लिए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसमें से जाकर देख सकते हो। समाजवादी का मीनिंग और डेफिनेशंस क्या हैं और पंथ निरपेक्ष का सेकुलर का मीनिंग क्या है, इसका भी डेफिनेशन हमने अलग से लिखी है, बस समझाइए। फिर इसके बाद हमने देखा था, उसी के बाद में हमने लोकतंत्र भी, जब ये लेक्चर बनाया समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, उस लेक्चर में एक्चुअल में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, इस चारों टॉपिक को हमने कवर किया है। और कल के लेक्चर में जो पार्ट 2 था उसमें भी हमने बताया है लोकतंत्र। आज हमारा उसमें से जाके आप देख सकते हो, आज हमारा मुद्दा रहेगा गणराज्य। फिर स्टार्ट करेंगे सत्ता का उद्देश्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, देश की एकता, अखंडता और बंधुत्व। ठीक है, तो हमारा लास्ट इसका रहेगा सत्ता के स्वरूप में गणराज्य। तो गणराज्य हेडिंग डाल लीजिए आप, गणराज्य। गणराज्य, और गणराज्य की हेडिंग में आप अंडरलाइन लेकर इसमें लिख सकते हो, लिखिए गणराज्य से तात्पर्य या गणराज्य का अर्थ इस बात से है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना हो, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जनता के द्वारा निर्वाचित हो। इट मीन्स दैट, इसका मीनिंग ये है कि हमने ये कहा जिस राज्य में या जिस स्टेट में, राज्य याद करो आर्टिकल 20 वाला ले सकते हो, राज्य जिस राज्य में या देश में, ठीक है, जिस राज्य में जहाँ का राज्य का प्रमुख की डेफिनेशन बताते हैं। राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो। वंशानुगत का मतलब होता है किसी राजा का बच्चा ही राजा ना बने। ठीक है, वंशानु, राजा का बच्चा राजा बनेगा, राज्य का बच्चा राजा बनेगा, ऐसा बनता जाएगा, वो वंशानुगत होगा। ठीक है, तो जैसे कोई राष्ट्रपति बैठा है किसी राज्य में, तो उस राष्ट्रपति का बच्चा राष्ट्रपति ही ना बने उस देश का, ये वंशानुगत की प्रक्रिया कहलाती है। अगर उस देश में ऐसी प्रोसेस हो कि मतलब कि राष्ट्रपति का बच्चा राष्ट्रपति ही ना बने, तो वंशानुगत प्रोसेस कहलाएगी। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा है गणराज्य। गणराज्य में हमारा मुद्दा ये है, हमने डेफिनेशन लिखवाई से इसका तात्पर्य या अर्थ ये होता है, राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर बल्कि जनता के द्वारा चुना जाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है शासन का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख का मतलब होता है जो वास्तविक शासन जिसके पास है, मान सकते हो पीएम या कार्यपालिका के सदस्य। ठीक है, और एक होता है राज्य का प्रमुख। राज्य का मतलब कि मान सकते हो आप राष्ट्रपति से मान सकते हो। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। तो भारत में क्या है? गणराज्य है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर भारत में राष्ट्रपति उस राष्ट्रपति के बच्चे अगर उस राष्ट्रपति ही बनाया जाता तो वंशानुगत नहीं होता, फिर गणराज्य नहीं होता, जो कि ब्रिटेन में है अभी प्रक्रिया।
ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ बताएं। राज्य का प्रमुख से संबंध आप जोड़ सकते हो राष्ट्रपति से, यानी जिस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आए वो गणराज्य कहलाएगा वो देश। ठीक है, अगर जिस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होकर ना हो, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से, वो निर्वाचित गणराज्य देश नहीं कहलाएगा। ठीक है, और शासन का प्रमुख का मतलब होता है ओनली ऑन कि जैसे लिंक कर सकते हो कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका से बोल सकते हो, और राज्य का प्रमुख का मतलब समझ सकते हो नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा मुद्दा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं गया मैं। ठीक है, इसमें हमें देखना है, एक मिनट, सत्ता का उद्देश्य। सत्ता के उद्देश्य में पहला टॉपिक है हमारा न्याय। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो आप लिख लेंगे। पहला न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय देती है। वो होता है सामाजिक न्याय लिख लो, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय 3 प्रकार के देती है। एक तो होता है सामाजिक न्याय, फिर दूसरा डाल सकते हो आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय देती है। पहला होता है सामाजिक न्याय, दूसरा होता है आर्थिक न्याय और थर्ड नंबर होता है राजनीतिक न्याय। इसमें कुछ नहीं है, इतना ही देखना है। न्याय 3 प्रकार के होते हैं सिर्फ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमारा दूसरा मुद्दा होगा स्वतंत्रता। यहाँ स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देती हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में आपको डालना है, स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है विचार, थॉट, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा होता है विश्वास। पहला आपका विचार, दूसरा होगा अभिव्यक्ति, तीसरा होगा विश्वास, चौथा होगा धर्म और 5वां होगा उपासना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देती है। पहली स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता देती है कि विचार की, कोई व्यक्ति अपने अंदर थॉट ला सकता है, कुछ भी सोच सकता है, उसकी फुल फ्रीडम होगी। दूसरा अभिव्यक्ति, आप एक्सप्रेस करना मतलब किसी के सामने प्रकट करना। ठीक है, तो व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करना, दूसरे के सामने रखना, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तीसरा विश्वास, आप किसी को भी मान सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास कर सकते हो, विश्वास करने की फुल फ्रीडम होगी। और चौथा रहता है धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और जिस धर्म को मान सकते हो उसके अनुसार आचरण कर सकते हो, यानी उपासना कर सकते हो। आई रिपीट अगेन, विचार की स्वतंत्रता है, आप किसी भी चीज़ को थॉट सोच सकते हो अपने माइंड में। और फिर दूसरा होता है अभिव्यक्ति, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन कितनी अभिव्यक्ति की, क्या बोलने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन क्या क्या सीमा के रेंज में रहकर बोलने की कुछ सीमाएं भी दी गई हैं। 8 प्रकार की सीमाएं भी लगी हुई हैं, वो आगे देखेंगे आर्टिकल 19 को जब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और फिर विश्वास करने की, आप किसी भी धर्म के ऊपर विश्वास, किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने की स्वतंत्रता है। और धर्म की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी धर्म को आप मान सकते हो। ठीक है, और उपासना की स्वतंत्रता, जिस धर्म को मानते हो उस धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हो, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रताएं 5 प्रकार के हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। फिर इसके बाद आता है देश की एकता और अखंडता। तो हमें इसका मीनिंग समझना है, एकता और अखंडता क्या होती है। तो आप दोनों को ले लें, एकता भी ले लें साथ में, एकता और अखंडता। तो एकता का मतलब होता है कि हम भारत के सभी लोग, ठीक है, एक नॉर्थ इंडिया में रहने वाला व्यक्ति और एक साउदर्न इंडिया में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन उनके अंदर भी एक फीलिंग होना चाहिए हम भारत के लोग, हम हैं कहीं कर भी, एक उत्तर का है एक दक्षिण का है, लेकिन हैं हम भारत के लोग।
ठीक है। वो दक्षिण में रहने वाला व्यक्ति भी भारत का है और हम भी उत्तर में रहने वाले हैं, तो हम भी भारत के हैं, लेकिन एक्चुअल में हम भारत के लोग हैं, हम सब लोग एक हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या SC हो गया, ST हो गया, OBC, जनरल कैटेगरी, कोई भी जाति का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हैं हम भारत के लोग। ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो वो एकता की भावना होती है। अखंडता का मतलब क्या होता है? अखंडता का मतलब होता है भारतीय भूभाग का किसी से टूटकर अलग ना हो जाना। एक ऐसी फीलिंग आना कि भारत का जो भूभाग है वो आपस में ऐसा बनाए रहे, ऐसी परिस्थितियां बनाए रहे कि वो भूभाग किसी से टूटकर बटे ना, वो जुड़ा रहे, मजबूत रहे। ज़मीनी स्तर, भारत का ज़मीनी स्तर जो मैप पर देखते हो ना, तो वो किसी से टूटकर अलग ना हो। हम लोगों में इतनी एकता हो कि कोई भी अगर भारी शक्ति आकर कोई भी ऐसा काम सोचे कि भारत के मतलब भूभाग को तोड़कर छीन ले, तो हमारे अंदर ये भावना हो कि नहीं, चाहे जो हो जाए लेकिन हम अपने भारत को तोड़ने नहीं देंगे। तो भूभाग को एकजुट रखने की भावना को अखंडता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका आता है बंधुत्व। बंधुत्व भी इसी से संबंधित है। बंधुत्व का मतलब ये होता है, बंधुत्व का मतलब होता है एकता से ही आपस में इसको लिंक कर सकते, एकता ही होता है। जैसे कि मैं या कोई भी व्यक्ति, एक भारत का नागरिक अमेरिका में जॉब करता हो और दूसरा व्यक्ति भी अमेरिका में पहुंच जाए जॉब करने के लिए, आपस में उन दोनों में कनेक्टिविटी बोलचाल हो या कुछ भी, तो वो कहेंगे यू आर इंडियन, यस आई एम इंडियन, है ना, समझ रहे हो ना बात को। मतलब अरे वाह, आप भी भारत के हो, हाँ हम भी भारत के, वो फीलिंग आएगी, वो होती है बंधुता की। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये फिनिश हो गया। अब हमने कैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि इसकी आलोचना भी आपको डिस्कस करनी है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना की आलोचना। फिर इसका महत्व देख लेंगे। प्रस्तावना या प्रेम्बल, प्रस्तावना की आलोचना। आप कहोगे सर आलोचना भी आप कर सकते हो संविधान की। बेटा तो आलोचना अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा ना, एक मिनट, आलोचना अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या नहीं करोगे, क्या उसको करना तो पड़ेगा, इसलिए इसको सीखना। हालांकि कुछ एक दो पॉइंट देंगे, लेकिन आलोचना को आप सीखेंगे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट दे देंगे हम आपको। आलोचना में आपको फर्स्ट लिखना है, हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो फर्स्ट आलोचना। आप ये लिख दीजिए इसमें, आलोचना में लिखना है पहला पॉइंट डाल के, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, इनफोर्सिबल है। अप्रवर्तनीय की पॉइंट अंडरलाइन कर लो, अप्रवर्तनीय है। इसी को आधार बनाकर आलोचकों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचकों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना दंतविहीन व्याघ्र से की है, टीथलेस टाइगर। ठीक है, तो हमने ये बोला है प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, इनफोर्सिबल है, यानी प्रस्तावना जो फर्स्ट पेज है संविधान का, उस संविधान के फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो अप्रवर्तनीय है। मतलब न्यायालय के द्वारा उसको लागू नहीं करवाया जा सकता, जो लिखा है वो लागू नहीं करवाया जा सकता है, तो इसलिए अप्रवर्तनीय है। जो भी चीज़ न्यायालय के द्वारा देश में लागू करवाई जा सकती है संविधान को पढ़कर, तो उसको बोलते हैं प्रवर्तनीय, फोर्सिबल। लेकिन जो संविधान के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता वो अप्रवर्तनीय होता है। तो प्रवर्तनीय अप्रवर्तनीय का मतलब समझ गए ना, फोर्सिबल इनफोर्सिबल का मतलब समझ गए ना। ठीक है, फिर इसके बाद आपको डालना है इसके बाद आपको हमने बोला यहाँ पर, इसी को आधार बनाकर जो आलोचना करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दंतविहीन व्याघ्र, बिना दांत वाला टाइगर कहा है। तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी लिखी, बहुत बड़ी बड़ी एक शेर की तरह बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उस शेर के पास दांत नहीं है, ये कहकर उन्होंने आलोचना की है। समझ में आ गया ना। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट डाल लीजिए। सेकंड पॉइंट में आपको लिख देना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ वर्णित शब्द जैसे समाजवाद और पंथ
निरपेक्ष, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को स्पष्ट नहीं किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, आलोचक जो होते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आलोचना करते हैं वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तीसरा इसमें डाल लीजिए आलोचना में, थर्ड आपको लिख देना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता नहीं पाई जाती है। मौलिकता का मतलब ये होता है कि मतलब भारतीय संविधान में अपना कुछ नहीं दिखता, ये दिखता है यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया। अगर कुछ अपना होता तो उसको बोलते हैं मौलिकता है, इसमें खुद बनाया है। लेकिन ज़्यादातर दिखता है आपको कि इसमें यहाँ से अमेरिका से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है, तो इसमें मौलिकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, 3 ही पॉइंट लिखने हैं आपको। और फिर इसके बाद इसका महत्व इम्पॉर्टेंट है, महत्व देखना है, महत्व को अच्छे से दिखाना है आपको। भारतीय संविधान का महत्व, भारतीय संविधान का महत्व लिख लो, हेडिंग डाल लो, भारतीय संविधान का महत्व। महत्व में आपको डाल देना पहला पॉइंट, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी को देखेंगे आप सबसे पहले। के.एम. मुंशी जो थे, कन्हैयालाल मानिकलाल ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक जन्म पत्रिका की तरह है, ये बोल रहा। ठीक है, जन्म पत्रिका की तरह है, यानी जिस प्रकार से एक जन्म पत्रिका किसी व्यक्ति के भावी इन फ्यूचर का डिफाइन करती है, ठीक उसी प्रकार से प्रस्तावना भारतीय संविधान के फ्यूचर का निर्धारण करती है। इसलिए उनने इसकी तुलना जन्म पत्रिका से की है। ठीक है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हो, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कड़। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कड़ ने, ये वही न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कड़ हैं जो बेरुवाड़ी केस हुआ था 1960 में और निर्णय दिया था, वो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़, सेकंड पॉइंट में डालना, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़ ने कहा ये ऐसा ज़रूर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय मतलब कि लागू नहीं करवाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन संविधान बनाने वाले लोगों के मस्तिष्क को पहचानने की कुंजी है। कौन? प्रस्तावना। ये कहा था न्यायमूर्ति। अरे न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कड़ ने ये कहा था, ये सही है कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, लागू नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन जो भारतीय संविधान जिसने बनाया, संविधान निर्माताओं ने, उनके मस्तिष्क को समझने की कुंजी है प्रस्तावना। ये कहा था उन्होंने, मतलब कि उनके मस्तिष्क को समझने के लिए प्रस्तावना में बहुत बड़ी बड़ी नैतिक बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उनके मस्तिष्क को समझना, संविधान निर्माता चाहते क्या थे, उनके दिमाग को समझने के लिए की है प्रस्तावना। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कड़ ने कहा था। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, या ऐसा लिख लो, कौन व्यक्ति थे, ठाकुरदास भार्गव। हाँ, ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आत्मा कहा है। कौन से? ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई, भार्गव कहा। बल्कि इसके आप देखें, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है, लेकिन ये फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, लेकिन जो आपके ये हैं ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। ठीक है, हालांकि हमने ये गैस किया था कि 5 लेक्चरों में कवर करेंगे, 3 लेक्चर में कवर हो गया। अब 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में हम आपको आंसर राइटिंग करवा देंगे। लेक्चर सिर्फ इतना ही रखना था। ओके, बाय। आज